सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। क्वालिटी एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स एंड रिसोर्सेज ही और शी पजेसेस। क्वालिटी एजुकेशन हर स्टूडेंट का राइट है, बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। कुछ इसी फॉर्मूला और इसी सोच के साथ इस क्लास को मैं हर रोज़ लेकर के आता हूँ। कंटेंट इस तरह का क्रिएट करता हूँ जो आपको पेड कोर्सेज में मिले, कोचिंग सेंटर्स के अंदर मिले, और इस तरीके से क्रिएट करता हूँ प्लानिंग के साथ कि कोई भी बच्चा बिगिनर लेवल का लड़का इसको समझ पाए। शुरू करेंगे फटाफट से उसी खास अंदाज के अंदर। आप सभी से गुजारिश करूँगा, मैं ट्रांसलेशन की क्लास ये बिल्कुल भी नहीं है। इस क्लास में वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर रूल्स, उनके पीछे का लॉजिक, साथ में उनकी प्रैक्टिस, सब कुछ मैंने रखा हुआ है। तो अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन को रखें अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और एक सीटिंग में इस क्लास को देखें, अपना डोर बंद करके, अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके। शुरू करें फटाफट से। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। कह रहे डिसऑर्डर आ गया है बॉर्डर पे, हमारी सीमाओं पे अराजकता का माहौल बन गया है, डिसऑर्डर का माहौल बन गया है। डिसऑर्डर क्या होता है आपने देख लिया होगा। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, सीक्वेंस, उसके आगे हमने डिस लगा दिया। जब चीज़ें सीक्वेंस में नहीं होती, जब चीज़ें बिल्कुल सलीके से नहीं होती, उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। अब इसके सिनोनिम कैसे बनाएंगे? डिस एरे, एरे का मतलब भी ऑर्डर होता है, एरे का मतलब भी सीक्वेंस होता है, तो हमने इसके आगे डिस लगा के डिस एरे नाम का इसका एक सिनोनिम बना दिया। अच्छा, इसके दो बहुत अच्छे सिनोनिम्स और भी हैं, केओस और एनार्की। आर्की होती है सरकार, उसके आगे हमने एन लगा दिया। एनार्की मतलब ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेट जिसमें कोई सरकार ना हो। कहने का मतलब क्या है, सब कुछ जो है ना भीड़ चला रही है, डिसऑर्डर का माहौल है एनार्की। और केओस भी वही होता है जिसको हिंदी बोलते हैं अराजकता। चारों सिनोनिम को दिमाग के कोने में रखें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से बॉर्डर पे डिसऑर्डर है और कौन लेकर के आया है। कह रहा अग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एट LAC हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेस। कह रहा जो एग्रीमेंट्स है ना, जो समझौते हैं, अच्छा किसके साथ, विद लगा के बता रहा है, चाइना के साथ। अच्छा किस चीज़ पे? ऑन डिसएंगेजमेंट, एक दूसरे से दूरी बनाने पे, एक दूसरे से झगड़े को ख़त्म करने पे, डिसएंगेज करने पे कर। अच्छा कहाँ पे? LAC नाम की जगह पे, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे। कह रहे जो एग्रीमेंट्स है ना, इन्होंने लूज़ कर दिया है, हैव लॉस्ट, इन्होंने खो दिया है अपना मीनिंग, अपना मतलब। अच्छा कब? इन द ब्रूटल क्लैशेस, इन ब्रूटल क्लैशेस में, इन जो है ना बहुत ही निर्दयी, बहुत ही जानवरों वाले झगड़े के अंदर। समझे पूरे सेंटेंस को, फिर इसके अंदर की ग्रामर में आएंगे। एग्रीमेंट जो हुए हैं चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट पे, अभी कुछ दिन पहले हमने किए थे ना, हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे जो एग्रीमेंट थे LAC पे जो हमने किए थे, सारा मीनिंग उनका खो गया है इन क्लैशेस के बाद, इस झगड़े के बाद, जो बहुत ब्रूटल था, बहुत ही बारबेरिक था, बहुत ही निर्दयी था, रूथलेस था, कैलस था, सैवेज था। तो ब्रूटल के सारे सिनोनिम आप नोट करें। जानवरों जैसी चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं अपने ब्रूटल, है ना। बारबरस हो, बारबेरिक हो, कैलस हो। कैलस क्या होती है? ठंडे, एकदम ठंडे खून से किया हुआ कोई काम है ना, सोच समझ के, एकदम पूरी प्लानिंग के साथ कोई गलत काम आप कर जाओ तो होता है कैलस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? एग्रीमेंट्स एक प्लूरल नाउन है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब आई है हैव लॉस्ट। अगर एग्रीमेंट्स की जगह एक सिंगल एग्रीमेंट होता तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हैज़ लॉस्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अब हमेशा माइंड करें, चाहे आप किसी भी लेवल के पर्सन हैं, कभी ना कभी आपसे चूक जरूर होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हर लाइन का जो भी आप सेंटेंस देखें या लिखें, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहला काम है आपको चेक करना। अच्छा ये चेक कैसे करेंगे? जब तक आपको सब्जेक्ट और वर्ब पता नहीं चलेगा तब तक आप चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब मैंने ग्रीन और पिंक में मार्क कर दिया है। ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब। आप मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाएं, बच्चों का खेल बन जाएगा एडिटोरियल पढ़ना। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़े दिनों के बाद आप खुद से सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना सीखें। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ वैसे आप भी पकड़ें। बढ़े आगे। चलो एक समरी दे देता हूँ आपको। आपको मालूम है मंडे नाइट में क्या हुआ है? चाइना और इंडिया के बीच में वॉर हुई है। ऐसी वॉर जिसमें गोली नहीं चली, फिर भी बहुत लोग मर गए। कम से कम 20 लोग यहाँ पे और कम से कम 30, 35, 40 लोग चाइना की तरफ। कह रहा है कि अब जो हमने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हमने की थी, जो आपस में झगड़े को सुलझाने की जो प्रोसेस की थी, अब उसका कोई मीनिंग रह ही नहीं गया। चाइना तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, गलवान वैली पे भी उसने कब्जा कर लिया है। अब आपके पास एक ही चारा है, और वो क्या चारा है? आप चाइना के गेम को समझें, पूरा उसका प्लान स्टडी करें, उससे बातचीत करना बंद करें और अपना एक फर्म एक्शन लें।
कह रहा है ये कि वो बातचीत करके आपको उलझा रहा है, आपको लग रहा है बातचीत से काम चलेगा, एक्चुअल में आपसे बातचीत कर ही नहीं रहा, वो बात करके पीछे से आप पे हमला कर देता है। कह रहा है उसका पूरा प्लान स्टडी करो पिछले 5 सालों का, वो क्या करना चाह रहा है, और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बना करके उस पर अड़ जाओ। बस यही इसकी आज की जो समरी है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी है। डिटेल में आप मेरे साथ अभी आगे देखेंगे, इस समरी को आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखने की। अभी जल्दी मत करो, बाद में लिखना, पहले पूरा एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ लो। अच्छा, इसकी टोन कैसी होगी? आज एक नई टोन का एडिटोरियल अपने पास, ऐसी टोन्स आप बहुत कम देखेंगे एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर से। आज की टोन है डिटर्मिनिस्टिक, या इसको बोलेंगे रेसोल्यूट। डिटर्मिनिस्टिक मतलब आपने डिटर्मिनेशन डालने की कोशिश की है अपनी बातों के अंदर। रेसोल्यूट मतलब आप फर्म हो, एकदम स्टेडफास्ट हो, अड़े हुए हो, कंफर्म कर रहे हो किसी चीज़ को। तो बस यही इसी चीज़ को कंफर्म करने की बात कर रहा है ये, डिटर्मिन होकर के कि चाइना हमारे साथ गेम खेल रहा है, उस गेम को हमें उसी की भाषा में उसके साथ खेलना है। तो इस तरह की टोन होती है डिटर्मिनिस्टिक या रेसोल्यूट, जिसमें हम पक्के इरादों के साथ किसी बात को करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश करूंगा, खुद से पहले पढ़ करके आए इस एडिटोरियल को। ये चैनल व्यूज़ के लिए नहीं है, ये वीडियोज़ व्यूज़ के लिए नहीं है, ये वीडियोज़ है आपकी इंप्रूवमेंट के लिए। इंप्रूवमेंट तब आएगी जब आप खुद पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, देखो ऊपर नाम भी आ रहा है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑफिशियल YT नो चैट्स। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। हर रोज़ मैं सुबह में बता भी देता हूँ शाम में कौन सा एडिटोरियल मैं लूँगा। शुरू करें, ज्वाइन करें जरूर से ना टेलीग्राम ग्रुप को। करें विद डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स casualties in the clashes at the Galwan Valley in Ladakh, India and China have entered uncharted territory on the line of actual control, the first combat death since 1975 and the first such in the Galwan Valley since 1962 war। पढ़ें पूरा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, लंबा है थोड़ा। कह रहा विद के साथ ही, अच्छा किसके साथ ही? डेथ्स के साथ ही, मौतों के साथ ही। अच्छा किन की? कम से कम 20 इंडिया के जवानों की, इंडियन सोल्जर्स की। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही। अच्छा और कौन सी चीज़ के साथ? उन रिपोर्ट्स के साथ जो है चाइनीज सोल्जर की कैजुअलिटीज़ की, चाइनीज सोल्जर के जख्मी या मारे जाने की, है ना, कैजुअलिटीज़ की। कहाँ पे? क्लैशेस में, उन झगड़ों में, उन मुठभेड़ में जो हुए थे गलवान वैली के अंदर, लद्दाख में। कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही हुआ क्या? कह रहे इंडिया और चाइना है ना, वो एंटर कर गए हैं, वो घुस गए हैं अनचार्टेड टेरिटरी में, ऐसे एक एरिया में जिसका चार्ट इनके पास है नहीं, जिनका मैप इसके पास है नहीं, ऐसी एक सिचुएशन में जो इन्होंने कभी पहले जो है ना, जो एक्सपीरियंस नहीं की। तो कह रहे इंडिया और चाइना घुस गए हैं, एंटर कर गए हैं एक अनचार्टेड टेरिटरी में, ऐसी सिचुएशन में जिसमें आज तक वो पहले नहीं आए हैं। और कब? ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के ऊपर। कह रहे फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स हैं 1975 से, और फर्स्ट सच है गलवान वैली में कब से? 1962 वॉर से। समझ गए सेंटेंस को? रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? एक बार फटाफट बोल देता हूँ। कह रहे इस डेथ के साथ ही, और चाइनीज सोल्जर्स की कैजुअलिटी के साथ ही, और क्लैशेस के साथ ही गलवान वैली में इंडिया और चाइना एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। कह रहे फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स हैं, पहली जंग में होने वाली मौतें हैं 1975 के बाद, और पहली ऐसी हैं जो गलवान वैली में हुई हैं 1962 की वॉर के बाद। समझ गए होंगे सेंटेंस को? आ जाओ अब इसी ग्रामर में आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब समझ गए होंगे। इंडिया एंड चाइना, वर्ब होगी इसकी हैव एंटर्ड। दो अपने पास कंट्रीज हैं तो हैव लिखा है, सिंगल कंट्री होती तो हैव लिखते। इस सेंटेंस में ना बहुत कुछ है देखने वाला, शांति से बैठ करके देखो। 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, एक एक करके सबको मैं डिस्कस करूंगा, है ना। पेन चलाना, अपना दिमाग चलाना साथ साथ के अंदर। कैजुअलिटी, ये वर्ड आपने देख लिया ना मेरे साथ, क्या मतलब होता है इसका? मौतें। क्या मतलब होता है इसका? किसी के साथ मुठभेड़ में या किसी एक्सीडेंट में मौतें हो जाएं या आप इंजर हो जाएं, वो सबके सब क्या होता है? कैजुअलिटी। अब समझ गए ना इतना? फटाफट से दोनों सेंटेंसेस मुझे एरर बताओ आप। 2 सेंटेंसेज आपके सामने रख रहा हूँ, पूछा हुआ कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। आप मुझे इसमें एरर बताएंगे, दोनों में कौन सी एरर आई है। सब ट्राई करेंगे ईमानदारी के साथ, अपने आप से ईमानदार रहना ना, किसी से रहना मत रहना जिंदगी में, अपने आप से तो ईमानदार रहना। शुरू करते हैं। वाइल रिटेलिएटिंग इंडिया सफर्ड 20 कैजुअलिटीज वाइल चाइना सफर्ड 43। देखो इसमें गलती क्या कर दी मैंने। रिटेलिएट करने का मतलब होता है जवाबी हमला करना। तो कह रहे जवाबी हमला करते हुए, रिटेलिएट करते हुए हुआ क्या? इंडिया ने 20 कैजुअलिटीज़ को सफ़र किया और चाइना ने 43 को किया। गलती क्या होगी? मैंने कैजुअलिटी नहीं लिखा, मैंने लिख दिया कॉज़ैलिटी। क्या लिख दिया मैंने? कॉज़ैलिटी। ये भी एक वर्ड है कॉज़ैलिटी भी इंग्लिश के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
जो रिश्ता है किसी कारण और उसके प्रभाव के बीच, उसको हम क्या कहते हैं? कॉजैलिटी। इसको मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको, पहले इसका मतलब समझो आप, है ना। कैजुअलिटी मतलब मौत और इंजरी, कॉजैलिटी मतलब कारण और उसके प्रभाव, उसके असर के बीच का जो रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? कॉजैलिटी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था भाई यहाँ पे? कैजुअलिटी, कैजुअलिटीज, है ना, कैजुअलिटीज। आई निकाल देते हैं, कैजुअलिटीज। दूसरा सेंटेंस देखो, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर द कैजुअलिटी बिटवीन पॉवर्टी एंड हैप्पीनेस। साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं डिस्कवर करने का रिलेशनशिप को, किसके बीच में? पॉवर्टी और हैप्पीनेस के बीच में, गरीबी और आपकी खुश रहने के बीच में, है ना। तो इसके बीच में वो रिलेशनशिप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मौतों का काम नहीं है कैजुअलिटी का, यहाँ पे काम है उस वर्ड का जिसका नाम है कॉजैलिटी। समझ गए? तो कैजुअलिटी और कॉजैलिटी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, आप इनको जनरली कंफ्यूज कर देते हो और इस कंफ्यूजन का आपका फायदा एग्जाम में उठाया जाता है। दोनों वर्ड्स को नोट करें। एक तीसरा वर्ड होता है फर्टालिटी, इसका मतलब होता है डेथ। कैजुअलिटी में इंजरीज भी आ जाएंगी, फर्टालिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेथ्स आएंगी। अगर 15 इंजर हैं, 10 मरे हुए हैं, तो कैजुअलिटी हो गई 25, फर्टालिटीज हो गई सिर्फ 10। बढ़ेंगे आगे फटाफट, चलो। हैव एंटर्ड, एंटर वर्सेज एंटर इनटू वर्सेज एंटर ऑन या अपॉन, ये मैं आपको 2-3 बार करवा भी चुका हूँ, है ना। आप एक काम करो सब फटाफट, ये चारों क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ एंटर को मैंने क्यों गलत तरीके से यूज़ किया है। अगर मैंने किया है तो पहले आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा दूंगा। आज का मेन कॉन्सेप्ट अपना यही है। बोला था मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस वाले ना, पहली वाली लाइन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो सभी ने कोशिश की होगी, है ना। स्क्रीन को पॉज कर लेना, शर्म मत करना, आपके लिए बनाया, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ये। चलो देखो समझा देता हूँ पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एंटर का मतलब है अगर कोई प्रपोजिशन इसके बाद नहीं लगी हो तो आप किसी चीज़ के अंदर घुस जा रहे हो, चाहे तो फिजिकली घुसो चाहे वर्चुअली घुसो, चाहे आप किसी डिबेट में कूद गए, चाहे आप किसी कंपटीशन में कूद गए, चाहे आप किसी के घर में कूद गए, समझ गए ना। फिजिकली घुसो वर्चुअली घुसो, किसी चीज़ के अंदर घुस जाओ तो क्या करोगे? एंटर करोगे विदाउट प्रपोजिशन, समझ गए। चलो दूसरा एंटर इनटू, ये कब लगेगा? जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में घुसोगे, किसी बातचीत में घुसोगे, किसी डील में घुसोगे, किसी समझौते में घुसोगे, किसी करार में घुसोगे, समझ गए ना। किसी लीगल काम के अंदर घुसोगे ना, लीगल लैंग्वेज में यूज होता है एंटर इनटू नाम की फ्रेजल वर्ब। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी से समझौता, करार, डील, निगोशिएशन, किसी से बातचीत, किसी से सौदा करना, एंटर इनटू। अच्छा तीसरा क्या है? एंटर ऑन या अपॉन, दोनों को जैसे मर्जी यूज कर लो, एक ही बात है इन दोनों की। इसका मतलब क्या होता है? किसी नई चीज की शुरुआत करना, किसी बिजनेस की शुरुआत करना, किसी करियर की शुरुआत करना, है ना, या इन्वॉल्व होना किसी के साथ, या इन्वॉल्व होना किसी चीज के अंदर, समझ गए ना। आप किसी से लव अफेयर कर बैठे हो तो आपने एंटर ऑन कर दिया उस लव अफेयर को, क्योंकि उस लव अफेयर में आप हो गए इन्वॉल्व, है ना। तो कोई इन्वॉल्वमेंट होगी ना किसी चीज में तो आप एंटर अपॉन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, शुरुआत करेंगे तो एंटर अपॉन ऑन लगाएंगे। अदर दो केसेस में आप एंटर इनटू या बिना प्रीपोजिशन के एंटर को यूज करेंगे। एक बार इसको देख लो फटाफट से, अब चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। एज सुन एज द फिजिक्स टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम एवरीवन रेस्ड, जैसे ही फिजिक्स टीचर ने एंटर किया क्लासरूम में हर लड़का खड़ा हो गया, है ना, एवरीवन रेस्ड। भाई एंटर किया ना, एंटर किया ना, तो मैंने एंटर के बाद में इनटू क्यों लगाया? यहाँ तो होना ही चाहिए। अगर एंटर किया है, फिजिकली कहीं घुस रहे हो, किसी कंपटीशन में, किसी क्लासरूम में, किसी कमरे में, तो आप एंटर के बाद में प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते, ठीक है ना। इस सेंटेंस में एक और एरर है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो अच्छे भारतीय हैं करके बताएं मुझे कौन सी एरर है, फिर मैं उनको बताता हूं जिन लोगों को नहीं पता लगा, है ना। कोशिश करना आप। चलो द स्कूल एंटर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिटनेस स्टूडियो टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट करार कर लिया एक फिटनेस स्टूडियो के साथ। फिटनेस स्टूडियो मतलब जिम, एक जिम के साथ एनकरेज करने के लिए लड़कों को, स्टूडेंट्स को, कि वो फिट और हेल्दी रहें। क्या बताया मैंने आपको? कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएशन, बातचीत, किसी के साथ लीगल काम होगा तो क्या करोगे आप? एंटर इनटू। क्या करोगे? एंटर इनटू। तो क्या लगाना था मुझे यहाँ पे? द स्कूल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगला देखो, द मैन एंटर्ड इनटू अ न्यू करियर, आदमी ने शुरू कर दिया एक नया करियर, है ना। मान लो इसमें लिख दूं मैं इन पोइट्री, इन ड्राइंग, इन पेंटिंग, है ना, किसी भी चीज़ में नया करियर शुरू कर दिया। नई शुरुआत के लिए एंटर ऑन या एंटर अपॉन, आपको मैंने बताया एंटर इनटू यहाँ पे क्या है? गलत है, यहाँ लगा दूं अपॉन, है ना। चलो अगला पढ़ लो एक बार फटाफट। द गर्ल एंटर्ड ऑन लार्ज प्रॉपर्टी आफ्टर अटेनिंग अडल्टहुड, लड़की ने पाली एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, इन्वॉल्व होगी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के साथ एडल्टहुड को एंटेन करने के बाद, 18 साल की होने के बाद। तो उसकी वसीयत में होगी, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसको मिल रही होगी। तो एंटर ऑन करने का मतलब क्या है? इन्वॉल्व हो जाना
किसी चीज को पा लेना, है ना। तो यहाँ पे एंटर ऑन बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में है क्या है, नो एरर। ठीक है, एंटर ऑन मतलब प्रॉपर्टी को पा लिया इसने, उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, अब पहले वाले में किस किस को मिली एरर, फटाफट मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, कई बार मैंने आपको बताया है रेज वर्सेस राइज के अंदर, जब आप किसी चीज को रेज करते हो तो आप किसी चीज को उठाते हो, जब आप राइज करते हो तो आप खुद उठते हो, है ना। आप राइज हो रहे हो तो आप खड़े हो रहे हो, आप रेज कर रहे हो तो किसी चीज को खड़ा कर रहे हो। मैं बोल दूं यार सबने फिजिक्स टीचर के आने पे खड़े हो गए, तो यहाँ पे रेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रोज। राइज, रोज, रीजन, सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोज। इसका मतलब क्या हो गया, सबके सब लोग खड़े हो गए। अगर मुझे यहाँ पे रेज्ड लिखना था तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता, सबने क्या खड़ा किया, मैं बोलता रेज्ड हिज और हर हैंड। हर लड़के ने, हर लड़की ने जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर हुआ अपना हैंड रेज कर दिया। तो रेज वर्ब ऐसे यूज नहीं होती, उसको एक अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को खड़ा करना। अगर आप खुद खड़े हो तो रेज नहीं, आप क्या यूज करोगे, राइज को, है ना। राइज की सेकंड फॉर्म रोज। अब फटाफट से अपना आज का क्विज है एडिशनल एरर्स, इसमें मैं हर रोज की तरह डाली है मैंने, है ना। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों में हो सकता है आपको एडिशनल एरर्स भी मिले। आप चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंटर वाला फॉर्मूला लगा के, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है 2 घंटे में। कल की वीडियो का भी अपडेटेड है, परसों की वीडियो का भी अपडेटेड है, अब रोज मैं अपडेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। पहले आप कोशिश करेंगे कमेंट्स में डालें, फिर मेरा कमेंट पढ़ना, ताकि आपको मालूम चले आपने क्या गलती की। बढ़े फटाफट आगे, चलो। हाँ, कह रहे द ब्रूटैलिटी, पूरी एग्जाम वाली फीलिंग लाने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए ना। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आने आपके, वहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉल्व करो मेरे साथ। कह रहे द ब्रूटैलिटी ऑफ द क्लैशेस विद सीवियर इंजरीज एंड डेथ्स incurred despite the fact that no shots were fired is also unheard of thus far। कह रहे जो क्रूरता है ना, जो निर्दयता है, जो ब्रुटैलिटी है, जो बार्बारिज्म है ना, जो सैवेजनेस है, क्या इन क्लैशेस की, इन मुठभेड़ों की। कह रहे जिसमें किसके साथ, बहुत सीवियर इंजरीज के साथ, बहुत ही खराब जो है चोटों के साथ, और किसके साथ, डेथ्स के साथ। कह रहे इनकर हुई, है ना, जिसमें ये बहुत सारी सीवियर इंजरीज और डेथ जो है निकल करके आई। कह रहे बावजूद इस फैक्ट के, इस चीज़ के, अच्छा कौन सी चीज़, कि नो शॉट्स वर फायर्ड, एक भी गोली नहीं चली। कह रहे ये जो ब्रुटैलिटी है ना इन क्लैशेस की, अब इसकी वर्ब आ गई इज। कह रहे ये जो ब्रुटैलिटी है ये इज है ऑल आल्सो अनहर्ड ऑफ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आज तक कभी सुनी नहीं गई। अनहर्ड ऑफ मतलब जिसको अनहियर किया गया है, आज तक जिसको सुना नहीं गया है, दस फार आज तक। समझ गए, सेंटेंस रिपीट कर दूं, जिस क्रूरता के साथ ये क्लैशेज हुए हैं, जिसमें बहुत सीवियर इंजरीज हुई हैं और डेथ्स इनकर हुई हैं, बावजूद इस चीज़ के कि एक भी गोली नहीं चली, ये ब्रुटैलिटी आज तक ना सुनी गई है, अनहर्ड ऑफ है, दस फार आज तक किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं है। बिना गोली के 50-100 आदमी मर गए, एक भी चले एक छोटे से एरिया के अंदर, कैसा झगड़ा वहां रात के अंधेरे में हुआ होगा ये हमने आज तक सुना भी नहीं है, सोचा भी नहीं है कभी। अब देखते हैं सेंटेंस की ग्रामर को। इनकर करना, देखो लॉस, इंजरी, डेथ, इनके साथ में कभी आप देखोगे इनकर, कभी देखोगे अकर। इनकर करने का मतलब है सर पे पड़ना, अकर का मतलब है सीधे सीधे इन चीज़ों का होना। वी इनकर्ड लॉस, एक लॉस हमारे सर पे पड़ गया। अ लॉस अकर्ड इन अवर बिजनेस, हमारे बिजनेस में एक लॉस हो गया। वी इनकर्ड सम इंजरीज, कुछ इंजरीज हमारे सर पे पड़ गई। अ फ्यू इंजरीज अकर्ड, कुछ इंजरीज हो गई। इंडिया इनकर्ड सम डेथ्स, इंडिया के सर पे कुछ डेथ्स पड़ गई। अ फ्यू डेथ्स अकर्ड, कुछ डेथ्स हो गई। तो समझ गए ना, दोनों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, बात एक ही है, कहने के 2 अंदाज हैं, इनकर और अकर के साथ। कंफ्यूज ना हो, दोनों के अपने अपने काम है। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। आजकल नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग के अंदर, जिसमें आपको कंजंक्शन या प्रेपोजिशन को यूज करके 2 सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। डिस्पाइट का मतलब क्या होगा, बावजूद। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाले 2 सेंटेंसेस डिस्पाइट से जुड़ जाएंगे, जैसे बावजूद बहुत काले बादलों के थोड़ी भी बरसात नहीं हुई, या बावजूद एक साफ मौसम के मूसलाधार बरसात हो गई। 2 चीज़ें जब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगी, डिस्पाइट नाम की कंजंक्शन से आप उसको जोड़ सकते हो। कल मैंने शायद आपको बताया था ना, थोड़ा रिपीट करें उसको। डिस्पाइट की 2 सिनोनिम और भी हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग और इंस्पाइट ऑफ, इनको भी आप यूज कर सकते हो डिस्पाइट की जगह। बस इंस्पाइट ऑफ के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद नहीं लगता, ये बिगनर लेवल की गलती है और हर बिगनर करता है। इंस्पाइट के बाद में ऑफ लगा देना, डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी भी मत लगाना, कभी भी नहीं लगता। आगे बढ़े। अनहर्ड के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है, इसका मतलब ये होता है समथिंग दैट हैज नेवर बीन हर्ड, है ना। इस तरह की चीज अनहर्ड ऑफ है, इस तरह की चीज को किसी ने कभी सुना ही नहीं है, है ना, अनहर्ड ऑफ। कह रहे द डेथ्स अकर्ड
when two armies had agreed to disengage and de-escalate the month-long standoff, which makes the clashes particularly shocking. कह रहे डेथ अकर हुई, अब देखो अकर आ गया ना डेथ के बाद, यहाँ इनकर आया था, कह रहे ये डेथ निकल करके आई, अकर हुई, घटित हुई जब दोनों आर्मी एग्री कर गई थी डिसएंगेज करने को, एक दूसरे से दूरी बनाने को, झगड़े को ख़त्म करने को, और डी एस्केलेट करने को, सिचुएशन को कम इंटेंसिफाई करने को, सिचुएशन को कम जो है ना जो है तनाव भरा बनाने को। कह रहे द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, डी एस्केलेट करना था इसे 1 महीने चलते हुए स्टैंड ऑफ को, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के सामने अड़ के खड़े थे स्टैंड ऑफ को। कह रहे ये हुआ इन दोनों आर्मी के इस काम के बाद। कह रहे जो कि ऐसी चीज़ है जो बना देती है इन क्लैशेस को खास करके बहुत शॉकिंग, बहुत ही हमें आश्चर्य, बहुत ही हैरानी वाला देने वाला। समझ गए सेंटेंस को? ये डेथ्स हुई बावजूद इस चीज़ के कि दोनों आर्मियों ने एग्री कर लिया था कि एक दूसरे से दूरी बनाएंगे और धीमा कर देंगे, डी एस्केलेट कर देंगे 1 महीने से चलने वाले स्टैंड ऑफ को। कह रहे ये वाली चीज़ हमें बहुत ही खासकर शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा हमें आश्चर्यजनक बनाने वाली है। समझ गए सेंटेंस को? आज सेंटेंस की ग्रामर में ग्रामर इसमें कुछ हान है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। वर्ड्स देख लेना। डी एस्केलेट, एस्केलेटर क्या करता है? आपको ऊपर लेकर के जाता है। एस्केलेट वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को ऊपर लेकर के जाना। डी एस्केलेट मतलब किसी चीज़ को नीचे लेकर के आना। स्टैंड ऑफ को डी एस्केलेट करने का मतलब था इस तनाव को कम करना, इसकी इंटेंसिटी को कम करना, वीकन, है ना। डी एस्केलेट समझ गए ना, चीज़ों को ठंडा करना, डी एस्केलेट करना। पर्टिकुलरली मतलब खासकर, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं स्पेशली या सरप्राइजिंगली, है ना, दोनों वर्ड्स यहाँ आ सकते थे। कह रहे चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड सोवरेनिटी ओवर द एंटायर गलवान वैली, indicating that it is unlikely to pull back from this crucial and hitherto non-contentious area unless it is forced to। कह रहे चाइना ने अब क्लेम कर दिया है, दावा ठोक दिया है सोवरेनिटी का, अपनी डोमिनेंस का, अपने संप्रभुत्व का, अपने अधिकार का, किसके ऊपर? पूरी गलवान वैली के ऊपर। इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए दैट इस चीज़ का कि अब ये चीज़ बहुत अनलाइकली है, बिल्कुल भी संभावना नहीं है किस चीज़ की? पुल बैक फ्रॉम करने की, पीछे हटने की, इस क्रूशियल और हिदर्टो अभी तक बिना झगड़े वाले एरिया से। हिदर्टो मतलब अभी तक, नॉन कंटेंशियस मतलब जिस पे कोई कंटेंशन नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। तो कह रहे ये इंडिकेट करते हुए कि बहुत अनलाइकली है इसका वापस पीछे हट जाना, इस क्रूशियल और अभी तक बिना झगड़े वाले इस एरिया से। अच्छा, कब तक नहीं हटेगा ये? जब तक ये फोर्स ना किया जाए, जब तक इस पर दबाव ना डाला जाए। तो जब आप इसको मारोगे ना तब ये पीछे जाएगा। इसने ऐसा इंडिकेट कर दिया है, मैं तो गलवान वैली अपने कब्जे में ले चुका हूँ। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें क्या है? सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो ना, चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड। सोवरेनिटी होती है आपका डोमिनेंस, आपका एकाधिकार, आपका संप्रभुत्व, है ना, आपके हक, राइट होते हैं सोवरेनिटी। अच्छा, पुल बैक फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है, किसी जगह से पुल बैक कर देना। फ्रॉम बताओगे कौन सी जगह से, और पुल बैक मतलब काम क्या किया आपने, है ना। पुल बैक मतलब पीछे खींच लेना, फ्रॉम मतलब कहाँ से। जब आप पुल बैक फ्रॉम करते हो ना, किसी चीज़ से अपने आप को पीछे खींच लेते हो। हिदर्टो एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सो फार। इसको मैं सिंपल भाषा में लिखना चाहता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, सो फार नॉन कंटेंशियस। कंटेंशियस और नॉन कंटेंशियस वर्ड को समझने के लिए पहले कंटेंशियस वर्ड को देख लेते हैं। इसका मतलब है जिसमें कंटेंशन हो, कंट्रोवर्सी हो, डिबेट हो। आपने एक इडियम सुनी होगी, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जो है सारी जड़, है ना। तो बोन मतलब जड़ हो गई और कंटेंशन मतलब झगड़ा। तो कंटेंशियस मतलब झगड़े वाली चीज़। अब अच्छा इसका एंटोनिम बना दो, नॉन कंटेंशियस मतलब जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं है। तो अभी तक गलवान वैली पे किसी का झगड़ा नहीं था, इंडिया के कब्जे में हुआ करती थी। आज चाइना बोल रहा है ये तो हमारी थी पहले से ही, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अनलेस, अनटिल और लेस से रिलेटेड एक रूल मैंने आपको बताया हुआ कई बार। क्या आपको वो रूल याद है? एक बार 5 सेकंड का यहाँ पॉज दो, वो रूल मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको अनलेस, अनटिल और लेस्ट इन तीनों से रिलेटेड एक रूल याद है या नहीं? चलो, इन तीनों से रिलेटेड रूल क्या है? इन तीनों के बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता, कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों में नो है ना, नो, नॉट जो है ना, नॉट अंदर समाया हुआ है। जब इनके अंदर नॉट लग गया तो इनके बाद में नॉट नहीं लगेगा। हिंदी वाले हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं तो हम नोट लगा देते हैं। डू नॉट क्लाइंब दिस ट्री लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। इस ट्री पे मत चढ़ना, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस पेड़ पे मत चढ़ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएं। लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, गलती क्या होगी? लेस्ट के अंदर नॉट आया हुआ है, इस नॉट को क्या करो, हटा दो। लेस्ट यू शुड फॉल। अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है देखने वाले को, सर इसमें नॉट क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, लॉजिक समझ। अनटिल, अनलेस और लेस्ट के अंदर नॉट आया हुआ है ऑलरेडी, इनके अंदर नॉट आने की वजह से इनके बाद में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी
appeared to countenance this new position and even called on India to punish those responsible for crossing the LAC, prompting India to accuse China of attempting to alter the LAC with this premeditated and planned action by its forces. सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखो। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है ये अजीब सा, अपीयर हुए, दिखाई दिए, क्या करते हुए? कॉन्टिनेंस करते हुए। कॉन्टिनेंस करना क्या होता है? किसी को सटल इशारा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, पर कैसे नहीं, खुले तौर पे नहीं, सटल तरीके से, एकदम हिंट देते हुए। समझ गए ना? इस वर्ड को बताऊंगा मैं कैसे याद करना है। कह रहे इन्होंने अपीयर हुए, दिखे हमें कि ये एक है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज से सपोर्ट कर रहे हैं इस नई पोजीशन को, जिसमें चाइना ने बोला है गलवान वैली हमारी है ना, साफ साफ नहीं बोल रहे, एक सटल तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने कॉल ऑन कर दिया, मांग कर दी इंडिया से कि पनिश करो उनको जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेवार हैं क्रॉस करने के लिए LAC को। अच्छा, जब इन्होंने ये काम किया ना तो साथ ही साथ इन्होंने क्या कर दिया? साइमल्टेनियस एक्शन में प्रॉम्प्ट कर दिया इंडिया को, प्रोवोक कर दिया इंडिया को कि वो अक्यूज़ कर दे चाइना को, आरोप लगा दे अटेम्प्ट करने का, ऑल्टर करने को, चेंज करने को LAC को। और कैसे? इसके पहले से सोचे समझे, प्रीमेडिएटेड और पहले से प्लान किए हुए एक्शन के द्वारा, इसकी फोर्सेस के जरिए। समझे सेंटेंस को? वैंग यी साहब ने अपीयर हुए कि नई पोजीशन को सपोर्ट करते हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात बोल दी है गलवान वैली हमारी है। साथ ही साथ इंडिया को बोल दिया पनिश कर दो अपने फौजियों को जो LAC क्रॉस करके इस गलवान वैली में घुसे थे। ये काम करते हुए साइमल्टेनियसली इन्होंने प्रॉम्प्ट कर दिया इंडिया को, इन्होंने ट्रिगर कर दिया इंडिया को, प्रोवोक कर दिया, भड़का दिया, उकसा दिया कि ये अक्यूज़ कर दे, आरोप लगा दे चाइना पे कि इसने अटैम्प्ट किया है ऑल्टर करने का, चेंज करने का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपने पहले से सोचे समझे और पहले से प्लान किए हुए एक्शन के द्वारा, इसकी फोर्सेस, इसकी ट्रूप्स, इसकी फौजों के जरिए। समझ गए सेंटेंस को? 100% अपने को क्लैरिटी चाहिए। आधा पौना घंटा दे करके भी क्लैरिटी नहीं आ रही तो मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब देखो सेंटेंस के अंदर देखने की जो चीज़ें हैं उस पर फटाफट अपने गौर करते हैं। कॉन्टिनेंस क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, कॉन्टिनेंस। पर जब इसको आप वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो, अपीयर्ड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशन से जैसे आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करना, जैसे आप किसी चीज़ को लुके छुपे तरीके से सटली कुछ हिंट देते हैं उसको कहते हैं कॉन्टिनेंस करना। समझ गए ना? प्रॉम्प्ट के सारे सिनोनिम भड़काने के, कॉज, इंसाइट, एनकरेज, प्रोवोक, ट्रिगर, इंस्टिगेट। किसी को उंगली लगाना, किसी को भड़काना, प्रॉम्प्ट करना। प्रीमेडिएट बना है पहले से, मेडिटेट क्या होता है? आप किसी चीज़ को मेडिटेट करते हो तो बड़ा सोचते समझते हो। मेडिटेशन भी तो यही होता है ना, अपने ऊपर, अपने अंदर जो है झांक करके देखना। प्री मेडिटेटेड हर वो चीज़ है जो आपने पहले से सोची समझी है, या यूं कह दे प्री प्लान्ड है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा मीनवाइल इसी बीच रिपोर्ट्स दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल एंट्रेंच्ड इन द फिंगर्स एरिया, फिंगर फॉरेट एंड द ridges around Pagong Tso Lake, that India has always patrolled and remain inside the LAC at Nakula Pass are worrying indicators of hardening Chinese position. Meanwhile, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छी कंजंक्शन है। Meanwhile का मतलब क्या है? इसी बीच, इसी काम के बीच में। एक्चुअल में एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह इसको यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। कह रहे इसी बीच रिपोर्ट्स आई, और कौन सी? कि जो चाइना की ट्रूप्स है ना, जो फौजी हैं चाइना के, कंटिन्यू हैं, वो जारी हैं किसमें? क्या करना? वेल एंट्रेंस्ड होना, अच्छे तरीके से अपने आप को साबित कर देना, अपने आप को इस्टेब्लिश कर देना। कहाँ पे? फिंगर्स एरिया के अंदर। जो ये एरिया है ना, ये वहाँ के कुछ चोटियाँ होती हैं पहाड़ की, उनको फिंगर एरिया अपने बोलते हैं। तो कह रहे इसी बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना के फौजी अपने आप को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इंट्रेंच कर चुके हैं फिंगर इस एरिया में, और रिजिज में, उन खाइयों में जो है पेगोंग सो लेक के पास। अच्छा, ये कौन सी खाई है भाई? ये वो वाली खाई है दैट जिसको इंडिया ने हमेशा पेट्रोल किया है, हमेशा जिसके ऊपर इंडिया ने अपनी निगरानी रखी है, और ये वो वाली खाई है जो हमेशा से रिमेन है इंडिया के LAC के अंदर, है ना, इनसाइड द LAC। और कहाँ पे? नकुला पास में। कह रहा है ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये रिपोर्ट्स हैं बहुत ही वरी करने वाला इंडिकेटर, हमें बहुत ही चिंता देने वाला एक छोटी सी हिंट। और किस चीज़ की? हार्डन होती हुई और मजबूत होती हुई चाइना की पोजीशन का, चाइना के स्टैंड का। समझ गए ना? तो चाइना ने और दूसरी जगह पे भी कब्जा कर रखा है, वहाँ पे जहाँ पे इंडिया पेट्रोल किया करता था। ये बताता है हमें चाइना की और दूसरी हार्डनिंग पोजीशंस। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। एंट्रेंच, इसका मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश होना, फोर्टिफाइड होना, एकदम फोर्ट बना के इस्टेब्लिश कर लेना अपने आप को, फोर्टिफाई कर लेना। इनग्रेंड होना, अंदर समा जाना। अब ये बना कैसे?
आपने अगर कभी वॉर मूवी देखी हो तो ट्रेंचेज होती हैं, उसमें ज़मीन के अंदर सुरंगें होती हैं, खुली सुरंगें, जिसके अंदर से फौजी झुक करके इधर से उधर जाते हैं ताकि गोली ना लगे उनको। ट्रेंच के अंदर जब आप अपने घुस करके बैठ जाते हो तो आप अपने आप को इंट्रेंच कर लेते हो, वहीं से इस वॉर को हम लेके आए हैं। तो आप इंट्रेंच हो रहे हो ना, तो आपने कहीं पे खड्डा करके अंदर अपनी तशरीफ जमा ली है, इंट्रेंच हो गए हो, इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को। समझ गए इस वर्ड को? अच्छा, पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये पेट्रोल कौन सा है और ये पेट्रोल कौन सा है। सोचो अपने आप से, पहले पूछो फिर मैं बताता हूँ। चलो, ये वो वाला है जो तुम अपनी एक्टिवा में डालती हो, तुम अपने पल्सर में डालती हो, ये वो वाला है जो पुलिस रात में करती है, जो आपके जो है सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। समझ गए? पेट्रोल होता है PATROL, मतलब निगरानी करना, घूमना फिरना, जायजा लेना। पेट्रोल का मतलब होता है गैसोलीन, है ना, जो हम अपनी गाड़ी में डालते हैं। दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है, एक में ये एक में ये। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डनिंग को आप वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? देखो, हार्ड से बना है हार्डन, सॉफ्ट से बना है सॉफ्टन, हाई से बना है हाइडन, वीक से बना वीकन, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, डीप से बना है डीपन। इन सब का मतलब क्या है? किसी नाउन को या किसी जो है एडजेक्टिव को हमने वर्ब में बदल दिया। हार्ड मतलब बहुत हार्ड, हार्डन मतलब किसी चीज़ को हार्ड बनाना, सॉफ्टन मतलब किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना, हाइडन मतलब किसी चीज़ को ऊपर लाना, वीकन मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज़ को और पावरफुल देना, पावरफुल बनाना, डीपन मतलब किसी चीज़ को और गहराना। तो ये EN से जो वर्ब बनती है ना, इनको ध्यान रखें। हार्डनिंग चाइनीज़ पोजीशन ऐसे बनी है और ज़्यादा मजबूत होती हुई चाइनीज़ पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन वेंसडे ऑफ अ befitting reply and of the sacrifices of soldiers that would not go in vain is a much needed expression of the national sentiment. Simply extracting revenge does not appear to be answer to the altered situation across the LAC. कह रहे, जहां मोदी साहब का स्टेटमेंट है, कब? बुधवार का। और किस चीज़ का? एक ऐसे रिप्लाई का जो befitting होगा, बिल्कुल जवाब में दिया जाएगा और देना भी चाहिए। befitting मतलब जिसको देना बिल्कुल फिट है ना, befitting रिप्लाई। कह रहे, जहां इनका स्टेटमेंट है बुधवार का, एक befitting रिप्लाई का, और उसका किसका? सेक्रीफाइसेस का, उन बलिदानों का, और किसका? उन जवानों का। कह रहे, जो कि नहीं जाएगा इन वेन, जो कि नहीं जाने वाला है, जो है यूजलेस। कह रहे, ये जो इनका स्टेटमेंट है ना बुधवार का, कह रहे ये स्टेटमेंट है एक बहुत ही मांगा जाने वाला, मच नीडेड, जिसकी बहुत ज़रूरत है, एक्सप्रेशन। और किसका? नेशनल सेंटीमेंट का, पूरे देश के भावों का। कह रहे स्टेटमेंट वास्तव में मच नीडेड था, पूरे देश के सेंटीमेंट्स का, हम सब के सेंटीमेंट्स के लिए। कह रहे जहाँ पे ऐसा था, हुआ क्या? कह रहे सिंपली, सीधे सीधे, एक्सट्रैक्टिंग रेवेंज, रेवेंज को बाहर निकालना, पूरी सिचुएशन में से बदले को बाहर निकालना जो है ना, डज नॉट अपीयर, नहीं दिखाई देता, वो अपीयर टू बी, होता हुआ, और क्या? आंसर टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन, जवाब इस बदली हुई सिचुएशन का, अक्रॉस द LAC, पूरी अक्रॉस के LAC के अक्रॉस। समझ गए सेंटेंस को? कह रहे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो मोदी जी ने बोला कि रिप्लाई बिल्कुल जो डिजर्व करता है चाइना उसको हम देंगे, और सोल्जर्स का बिल्कुल भी सेक्रीफाइस वेन में नहीं जाएगा। कह रहे बहुत ज़रूरी था, लेकिन खाली खाली रिवेंज निकालने का जो काम है ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है आंसर इस ऑल्टर्ड सिचुएशन का LAC के सामने। कहने का मतलब क्या है? अब ये लाठियाँ भालें छोड़ो, इनसे रिवेंज नहीं ले सकते, कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे अगर चाइना से आपको निपटना है तो। समझ गए सेंटेंस को? लाठी वालों से लड़ाई हुई है, वहाँ बेसबॉल बैट्स के ऊपर बाव वायर डाल करके ना, जैसे आप अपने घर पे रखते हैं चोरों के लिए, वैसे मारा इन्होंने एक दूसरों को, है ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। बी फिटिंग, जो चीज़ फिट हो। बी फिट मतलब जो चीज़ आपके लिए लायक हो, आप जिस चीज़ के लिए फिट हो। तो डिजर्विंग बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट बोल सकते हो, बी फिटिंग बोल सकते हो। तीनों का मतलब क्या है? बिल्कुल सही चीज़ जो फिट करती हो। अच्छा, इन वेन एक जो है फ्रेज है, इसका मतलब होता है व्हेन थिंग्स गो इन वेन थिंग्स बिकम यूजलेस, है ना। गो इन वेन का मतलब ये सब चीज़ें बेकार हो गई, पानी फिर गया। एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकालना, जैसे नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल, या आप यूँ बोल दो डीजल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस। तो हम नेचुरल गैस में से डीजल को, पेट्रोल को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कह रहे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक इज टू अप्राइज द नेशन ऑफ एक्जैक्टली what has occurred since late April along the LAC, including incidents in Ladakh and Sikkim. कह रहे इन ऑर्डर टू, इस काम को करने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब इस काम को करने के लिए, किस काम को करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स को, अच्छा कैसे? बिल्कुल सही तरीके से, अप्रोप्रिएटली। कह रहे अपने रिस्पॉन्स को बिल्कुल सही तरीके से तैयार करने के लिए जो पहला कदम सरकार को मस्ट टेक करना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, इज वो है अप्राइज करना नेशन को, इन्फॉर्म करना पूरे देश को। अच्छा, ऑफ किस बारे में?
कौन सी एग्जैक्टली चीज़ अकर हुई है, एग्जैक्टली व्हाट हैज़ अकर्ड, क्या चीज़ एग्जैक्टली निकल करके आई है सिंस लेट अप्रैल, अप्रैल के लेट से, और कहाँ पे, अलोंग द एलएसी, पूरे एलएसी के साथ साथ। कह रहे इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंसिडेंट लद्दाख का और सिक्किम का। तो कह रहे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पांस को सही तरीके से सरकार को सबको अपने विश्वास में लेना चाहिए, अप्राइज करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए क्या एलएसी पे हुआ था अप्रैल के बाद, और इसमें शामिल भी होना चाहिए उनका लद्दाख और सिक्किम के ऊपर क्या कहना है सरकार का। ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। पहले मैं इसके अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा, फिर इसके पीछे मीनिंग में जाएंगे, हिडन मीनिंग पे। इन ऑर्डर टू है ना, इसकी जगह टू भी लिख सकते थे। अगर आप बिगिनर लेवल के पर्सन हो तो आप क्या बोलोगे, टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स, वो भी ठीक होता। इन ऑर्डर टू जो है ना, टू की ही सोफेस्टिकेटेड फॉर्म है ना, टू प्रिपेयर भी ठीक होता अगर आप लिखना चाहते तो। दूसरी चीज़ देखने वाली, अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होगा, किसी को मुंह जबानी किसी चीज़ के बारे में बताना। तो कह रहे सरकार मुंह जबानी पूरे देश को बता दे क्या हुआ था एलएसी के ऊपर। अब देखो आपने देख लिया ना अप्राइज वाला वर्ड, अब फटाफट दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट मुझे एरर निकाल के दिखाओ। एक ही क्वेश्चन है एक्चुअल में, इसमें मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अप्राइज और अप्रेस। आप मुझे बताओगे क्या मैंने इनको सही यूज़ किया है या क्या सही मैंने इनको यूज़ नहीं किया है। फटाफट आप पहले खुद करोगे तभी आप समझोगे, नहीं करोगे तो मेरे बताने से तो याद नहीं रहेगा आपको। चलो देखो दो वर्ड्स हैं अपने पास, कौन से, एक अप्राइज और एक अप्रेस। फर्क क्या दोनों में, एक में आई आ रहा है, एक में बीच में आई से पहले ए आ रहा है, पर इनके मतलब में बहुत फर्क है। अप्राइज का मतलब है किसी को इन्फॉर्म करना मुंह जुबानी, अप्रेस का मतलब है एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, टेस्ट करना, जायजा लेना किसी चीज़ का। अप्राइज के बाद में ऑफ आएगा है ना, अप्रेस के बाद में ऑफ नहीं आएगा, समझ गए। अप्राइज और अप्रेस एक सेंटेंस है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। टीचर ने अप्रेज किया स्टूडेंट को अराइवल के बारे में, एग्जामिनर की जो अप्राइज करेगा उनकी परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकल के अंदर, है ना, प्रैक्टिकल या वाइवा जो लिखना आप इसमें लिख दो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिख दो, एग्जाम लिख दो। अब इसमें मुझे बताओ, टीचर ने अप्राइज किया तो क्या टीचर ने इवेल्युएट किया, एक्चुअल में टीचर ने तो बताया कि एग्जामिनर आने वाला है। अगर उसने बताया तो अप्रेज थोड़ा ना किया, उसने तो अप्राइज किया। टीचर अप्राइज्ड द स्टूडेंट्स। अब देखो ऑफ के बाद बता दो कौन सी चीज़ के बारे में, है ना, ऑफ द अराइवल ऑफ एग्जामिनर। अब ध्यान देना, पहली हिंट तो ये ग्रामर मेरे को मीनिंग के हिसाब से जाना था तो मुझे पता लग गया अप्राइज आएगा, अप्रेज नहीं आएगा। दूसरी हिंट क्या है, ऑफ लगी हुई प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन अप्राइज के बाद में आती है, अप्रेज के बाद में नहीं आती है। अब देखो आगे इसने वही काम किया, कह रहा वो एग्जामिनर जो अप्राइज करेगा, वो एग्जामिनर जो इन्फॉर्म करेगा या इवेल्युएट करेगा, अरे भाई इवेल्युएट करेगा वो, हु वुड अप्रेज देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। यहाँ ऑफ नहीं आ रहा है, वैसे ही पता लग जाना चाहिए और मीनिंग के हिसाब से भी पता आपको लग जाना चाहिए। दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। इस वाली स्टेटमेंट से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। इसका ये कहना है कि पूरे देश को बता दें अपना क्या प्लान है चाइना के लिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। चाइना कर रहा है अंधेरे में वार, वो किसी को कुछ नहीं बताता, और अपने सारे प्लान टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप में आ जाएं, है ना, चाइना भी पढ़ रहा हो और अपने हम भी पढ़ रहे हो, तो वो प्लान थोड़ा रह जाएंगे। तो ये तो कहने की बातें हैं, सही में एक्चुअल में गवर्नमेंट को किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए आज के डेट में। कह रहे मंडेज क्लैशेस हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी, दे हैव दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एंड दैट द सिचुएशन वॉज बीइंग डेस्केलेटेड। कह रहे मंडे के जो क्लैश है ना, उन्होंने पुट कर दिया एक एंड को, उन्होंने ख़त्म कर दिया है इन क्लेम्स को, दावों को, दैट वो ये कि चाइना की ट्रूप ने एंटर नहीं किया है इंडिया की टेरिटरी में, चाइना की ट्रूप नहीं घुसी है इंडिया के जो है सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर। कह रहे वो घुस चुकी है, देखो ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं, घुस चुकी है। इस क्लेम का इन्होंने एंड कर दिया क्योंकि चाइना की सीमा तो घुस चुकी है। अच्छा दूसरी चीज़, ट्रूप्स डिसएंगेज कर चुकी हैं, ट्रूप्स एक दूसरे से हट गई हैं, दूर हो गई हैं। कह रहे ये काम भी गलत है, ये काम भी नहीं हुआ अभी तक। कह रहा और जो सिचुएशन है उसको डी एस्केलेट किया जा रहा है, उसको कम इंटेंसिफाई किया जा रहा है। तो मंडे के क्लैश जो है ना, इन तीनों बातों को झुटला देने वाले हैं, तीनों बातों को पुट एंड एंड कर देंगे तीनों दावों के ऊपर, समझ गए ना। हम कह रहे हैं चाइना घुसा नहीं तो चाइना तो घुस गया गलवान वैली में, हम कह रहे हैं ट्रूप्स लड़ नहीं रही तो लड़ भी रही हैं, हम कह रहे हैं सिचुएशन को डीएस्केलेट हो रहे हैं, सिचुएशन तो एक्चुअल में एस्केलेट हो रही है और ऊपर आती जा रही है। समझ गए सेंटेंस को, देखने वाला कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ गलवान क्लैश एंड पुट आउट क्लियर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स लॉस्ट। कह रहे अब ये लाइन बहुत अच्छी है, सरकार को कंडक्ट करनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन गलवान क्लैश की, पूरी की पूरी स्क्रूटनी एग्जामिनेशन करना चाहिए गलवान में हुए मुठभेड़ का, और पुट आउट करना चाहिए, सबके सामने रखना चाहिए क्लियर डिटेल्स को, जो लाइव्स हैं लॉस्ट हुई हैं, जो जिंदगी हमने खोई है। तो सरकार को ये काम करना चाहिए
पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का और सबको बताना चाहिए किस किस जवान की डेथ हुई है, बिल्कुल साफ एक जो डिटेल्स के साथ। पुट आउट समझ गए ना, किसी चीज़ को क्या करना, सबके सामने लेकर के आना। इसके लिए एक सिनोनिमल फ्रेजल वर्ब है जो मैं शायद लिख नहीं पाया, पहले भूल गया हूँगा, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ और पुट आउट दोनों का मतलब क्या है, सबके सामने किसी चीज़ को अनाउंस करना, सबको बताना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रू ट्रिब्यूट टू दोस soldiers will not only include ensuring accountability from Beijing, but also enforcing a full troops withdrawal from all the areas occupied in the last weeks. करेक्ट, पूरी तरीके से ट्रिब्यूट अगर तुमने दे दिया ना, ट्रू ट्रिब्यूट तुमने दे दिया, पूरे तरीके से इनको आपने सलामी दे दी, यूँ समझ लो आप ना ट्रिब्यूट। कह रहा उनको सोल्जर्स को, कह रहा ये जो सिर्फ ना केवल इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा इंश्योर करना, पक्का करना जवाबदेही को बीजिंग के द्वारा, साथ ही साथ एनफोर्स करेगा फुल ट्रूप, पूरी ट्रूप के विड्रॉल का सारे एरियाज से जो ऑक्यूपाइड किए गए हैं लास्ट कई वीक्स के दौरान। बहुत अच्छा दिमाग इसने लगाया है। कह रहा आप एक ट्रिब्यूट दे दो इंटरनेशनल मीडिया में, हमारे इतने जवान चाइना ने मार दिए, चाइना पे प्रेशर बनेगा, है ना। इससे होगा क्या, एक तो उसको पता चल जाएगा कि सारी दुनिया को पता लग गया है हम अंदर घुस के मार रहे हैं इंडियन सोल्जर्स को, हो सकता है शर्म भी आ जाए उसको, और हो सकता है एनफोर्स कर दे अपनी ट्रूप्स को, बाहर कर दे उन एरियाज से जो उसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। बहुत अच्छे दिमाग से इसने बात कही है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ आएगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपना आज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जिसको ये आता है ना, आज उसके कान खड़े हो जाने चाहिए, आज उनको मैं थोड़ा सा चकमा दूंगा, है ना। आपको आता है तो भी ध्यान से सुनना, नॉट ओनली बट ऑल्सो को। चलो ऐसा करो, पहले आप दे लो 5 मिनट अगर देना चाहते हो तो। इन चारों पांचों सेंटेंस में से मुझे अगर गलत सेंटेंस आप पकड़ के बता दो तो अपने आगे बढ़ें। सब कोशिश करेंगे अपना, यहाँ पे आप कर लेना पॉज वीडियो को, कमेंट में बताना मुझे, बाद में तो आप सीख ही लोगे मेरे से ना। चलो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या है, ये दोनों भाई बहन हैं, साथ में आएंगे। नॉट ओनली मतलब ना केवल, बट ऑल्सो मतलब साथ ही साथ। ना केवल तुम पागल हो, बल्कि साथ ही साथ तुम कंजूस भी हो, है ना। ना केवल तुम ये हो बल्कि तुम ये भी हो, समझ गए ना। दो चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यू आर नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, ना केवल तुम स्मार्ट हो बल्कि तुम दयालु भी हो, है ना। नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें सब लोग सही करके आते हैं जनरली, है ना इसको। नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, नॉट ओनली को मैं शुरू में ले आता हूँ, नॉट ओनली यू आर स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। जैसे ही मैंने इसका किया ना, मतलब तो ये रहेगा, पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। नॉट ओनली एक नेगेटिव एडवर्ब है, शुरू में आते ही क्या बोलेगी, यू आर स्मार्ट नहीं, नॉट ओनली आर यू स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। ऐसा क्यों हुआ, इसको बोलते हैं सेंटेंस इन्वर्जन। नेगेटिव एडवर्ब जब भी शुरू में आती है सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इन्वर्जन के बहुत रीजन होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब उन रीजन्स में से एक रीजन है। सारी एडवर्ब्स मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले कई चैप्टर्स के लेक्चर्स के दौरान। चलो तीसरा सेंटेंस देखो, यू आर स्मार्ट ने काइंड, इसका मतलब भी वही है जो इसका है। अब ये सेंटेंस कैसे बना है, अगर आप नॉट ओनली को सेंटेंस से निकाल दो और बट ऑल्सो की जगह ने रख दो ना, तो सेंटेंस का मतलब वही रहता है। ने एडवर्ब को नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों इसके अंदर आए हुए हैं। नॉट ओनली की जगह पे कुछ रखना नहीं है, बट ऑल्सो की जगह पे ने डाल दो। यू आर स्मार्ट ने काइंड, तुम ना केवल स्मार्ट हो बल्कि साथ ही साथ तुम काइंड भी हो। समझ गए सेंटेंस को। ने का काम क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को रिप्लेस कर देना, बट ऑल्सो की जगह पड़ जाएगा, नॉट ओनली को निकाल देगा। अच्छा बाकी की दो सेंटेंस देखो, अब थोड़ी सीरियस वाली इंग्लिश अपने देख रहे हैं। शी वॉन्टेड नॉट ओनली स्कूटर बट ऑल्सो डिमांडेड अ न्यू ड्रेस, उसने चाहा ना केवल एक स्कूटर को, साथ ही साथ डिमांड कर दिया एक नई ड्रेस को। दो काम चाहिए थे उसको, उसने बोला एक तो स्कूटर लेके दो और एक नई ड्रेस लेकर के दो, है ना। अब उसने ऐसा कह दिया, ये सेंटेंस गलत है। कितने लोगों ने पकड़ा है सेंटेंस, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये सेंटेंस गलत सेंटेंस है। अब देखो क्यों सेंटेंस गलत है। ये नॉट ओनली है ना, इसके बाद में जो चीज़ यहाँ आ रही है ना, वही चीज़ नॉट ओनली के बाद यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली फॉलो करता है पैरेललिज्म को। अब कैसे फॉलो करता है, इससे पहले जो आ रहा है ना, इससे पहले जो आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद में भी आएगा। वो हिडन है, वो थोड़ा सा आपने देखा नहीं, बस यूँ समझ लो हिडन है वो। ऐसे पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। नॉट ओनली से पहले जो चीज़ आ रही है ना, शी वांटेड आ रहा है, तो वही बट ऑल्सो के बाद भी आप उसको मानो। अब इस सेंटेंस को देखो, सही है क्या, शी वांटेड नॉट ओनली ए स्कूटर बट ऑल्सो शी वांटेड डिमांडेड अ न्यू ड्रेस, होगी ना गलत काम। शी वांटेड डिमांडेड, दो चीज़ें आ गई। इस चीज़ से इसको आपको पकड़ना है ना, नॉट ओनली से पहले जो आ रहा है वो गलत है। अब सर इसको सही कैसे करें भाई, सीधा सा काम कर दो, नॉट ओनली के बाद में जो चीज़ आ रही हो ना, दूसरी तरफ भी नॉट ओनली के बाद उसी टाइप की चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे एक नाउन आ रहा है, यहाँ भी नाउन आए, यहाँ पे एक वर्ब आ रही है, यहाँ पे एक वर्ब आए, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आए। समझ गए ना, स्मार्ट आया, काइंड आ गया, यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव। समझ गए। अब यहाँ क्या करूँ, शी वांटेड नॉट ओनली स्कूटर बट ऑल्सो
अ न्यू ड्रेस। समझ गए मेरी बात को? नॉट ओनली के बाद जो आ रहा है बट ऑल्सो के बाद भी वही आना चाहिए, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब। अब वही दूसरे सेंटेंस में गलती की हमने, शी नॉट ओनली वांटेड स्कूटर बट ऑल्सो न्यू ड्रेस। वो ना केवल एक स्कूटर चाहती थी बल्कि एक नई ड्रेस चाहती थी। यहाँ पे आ गई वर्ब, यहाँ पे आ गया ड्रेस, एक नाउन। क्या करें यहाँ पे? आप सीधे सीधे लगा दो, इस वांटेड को उठा के, इस वांटेड को उठा के कहाँ पे ले आओ? नॉट ओनली से पहले। शी वॉन्टेड नॉट ओनली स्कूटर बट ऑल्सो अ ड्रेस, है ना? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे डिमांडेड लिख दो, या तो आप इधर भी एक या तो इस वांटेड को यहाँ से हटा दो, स्कूटर से नई ड्रेस मिल जाएगी, या इस वांटेड को यहाँ पड़ा रहने दो, यहाँ पे एक दूसरी वर्ब ले आओ, शी नॉट ओनली वांटेड स्कूटर बट ऑल्सो डिमांडेड अ न्यू ड्रेस। तो जो करना है जैसा मर्जी करो, पर सेंटेंस आपका पहले रहना चाहिए। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, चाहे यहाँ नाउन रखो, यहाँ भी नाउन रखो। बढ़ते हैं आगे अपने, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, इसको ध्यान रखें। कह रहा है बोथ एमईए एंड चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग पीस। कह रहा दोनों कौन कौन? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, और चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कह रहा दोनों जो है ना रीअफर्म कर चुके हैं, फिर से फॉर्म कर चुके हैं इस चीज़ पे, अपना जो है ना सहमति जता चुके हैं। और किस पे? अपने कमिटमेंट पे डायलॉग का, और कैसे? एक मीन्स की तरह, और किस चीज़ का? रिस्टोर करने का, पीस को बहाल करने का, जो है शांति को। तो दोनों ने जता दिया है, रिफॉर्म कर दिया है कि हम पूरी तरह कमिटेड हैं, शांति को बहाल करेंगे, एक मीन्स, एक जरिए, डायलॉग्स के, बातचीत के। सेंटेंस पे देखने वाला कुछ नहीं है खास सिवाय इस कमिटमेंट टू के। कमिटेड टू, ये ऐसे बहुत सारे अपने पास जो है ना फ्रेजेस हैं जिसमें टू एज अ प्रीपोजिशन आ रहा होता है, इसके बाद हमेशा नाउन या जरंड आएगा। वी आर कमिटेड टू इंश्योर पीस इन द रीजन। इस सेंटेंस को देखते ही मुझे पता लग जाना चाहिए इंश्योर वर्ब नहीं, इंश्योर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वी आर कमिटेड टू पीस इन द रीजन, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक नाउन ऑलरेडी आ रहा है। तो पीस का पीसिंग मत बनाया ना, है ना, कमिटेड टू देखते ही। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं अपने पास जिसमें लास्ट में टू आ रहा होता है, बट टू इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं होता, एक प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद हमें एक नाउन या जरंड चाहिए होता है। आज एक काम करेंगे, 15 फ्रेजेस आप कमेंट में डालें। अगर आपको नहीं पता ना तो लोगों के पढ़ो, बहुत लोग डालेंगे, आप पढ़ो और अपने हाथ से लिखो। 15 फ्रेजेस ऐसे जिनके लास्ट में टू आता है पर वो टू प्रेपोजिशन है, अपने बाद में नाउन या जरंड लेगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में डालें, लिखोगे तो याद रहेंगे, नहीं तो जिंदगी भर मैं बताता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, है ना। आज लिखो और याद करो कौन कौन से आपको याद है। बढ़ेंगे आगे। कह रहा है both sides must also acknowledge that the situation is precarious and that the recent days in particular have undone decades of painstakingly negotiated conflict buildings mechanism। दोनों साइड्स को साथ ही साथ एक्नॉलेज करना चाहिए, इस चीज़ को हामी भर देना चाहिए। एक्नॉलेज करना होता है किसी चीज़ को मान लेना, दोनों साइड्स को साथ ही साथ मस्ट मान ही लेना चाहिए इस चीज़ को। क्या कि सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, सिचुएशन हालात बड़े ही डेंजरस हैं। प्रिकेरियस मतलब डेंजरस हो, डाइसी हो, डायर हो, अनस्टडी हो, पेरिलस हो, खतरे से भरा हो। और कह रहे इस चीज़ को कि जो रिसेंट डेज है ना, खास करके उन्होंने अंडन कर दिया है, पानी फेर दिया है, डेकेड्स, दशकों। कह रहे वो कई जो दशक जो पेन से भरे हुए निगोशिएशन के थे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले मैकेनिज्म को बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस को, यकीन को बनाने वाले सिस्टम को बनाने के लिए। तो कह रहे दोनों पार्टियों को इस चीज़ को मान लेना चाहिए। पेन स्टेकिंग मतलब जिस चीज़ में पेन का स्टेक है, जिस चीज़ में पेन का हिस्सा है, तो हर वो काम पेन स्टेकिंग है आपके लिए जिसको आपने बहुत दर्द लेके उस काम को किया है ना, बहुत मेहनत करके आपने किसी काम को किया, वो पेन स्टेकिंग है। समझ गए ना, स्टेक लगा हुआ पेन का, पेन उसमें बहुत आपने अपना एक्सपीरियंस किया। आगे बढ़ेंगे, प्रिकेरियस के सारे सिनोनिम्स नोट डाउन करें। कह रहे विदाउट अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटे, रेपरेशन फॉर द कैजुअलिटीज as well as some honest commitment to abide fully by an agreement, talks with Beijing at this point might not mean more than empty words। कह रहे बिना, विदाउट एक पूरे रेस्टोरेशन के, बहाली के, स्टेटस को एंटे के। स्टेटस को एंटे मैंने आपको समझाया हुआ है, आज फिर से करेंगे, मतलब पुरानी वाली सिचुएशन। कह रहे बिना बहाल किए पुरानी वाली सिचुएशन को, स्टेटस को एंटे को। अच्छा, और किस चीज़ के? रिपेयरेशन के, कैजुअलिटीज़ के, जो मौतें हैं उनके हर जाने के। कह रहे बिना उनके हर जाना लिए, साथ ही साथ कुछ ऑनेस्ट कमिटमेंट के जो किए हैं, अबाइड बाय करने के, सख्ती से फॉलो करने के किसी भी एग्रीमेंट को। कह रहे बिना इन तीनों चीज़ों के ना, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, टॉक्स जो है ना बीजिंग के साथ, बातें जो है बीजिंग के साथ, इस वक्त इस पॉइंट पे शायद कोई और मतलब नहीं होगा उनका, माइट नॉट मीन, कोई मतलब नहीं होगा उनका, मोर देन, ज़्यादा एम्प्टी वर्ड से, खाली खाली बातों से। कह रहे 3 चीज़ें लेना फिर ही बात करना, नहीं तो इसको अब इसकी भाषा के अंदर आपको जवाब देना है। बीजिंग को बातचीत से कोई हल निकलने वाला है नहीं चाइना के साथ। आई थिंक समझ गए होंगे आप।
आज का ट्यूटोरियल इंटरेस्टिंग था, इसकी टोन भी बहुत अच्छी थी, इसकी थीम भी बहुत अच्छी थी। सभी के सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालेंगे अपने जो है ना समरी को और आज के क्वेश्चंस को। स्टेटस को एंटे बता देता हूँ आपको। स्टेटस को होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, स्टेटस को एंटे होता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सिचुएशन। आज ऐसी सिचुएशन है जो बदल गई है, तो मैं कहूँगा मुझे स्टेटस को एंटे ला करके दो, पुराने वाली सिचुएशन ला करके दो। एंटे का मतलब ही होता है पुराने वाला, है ना, पुराने वाली चीज़ एंटे। तो यहाँ से स्टेटस को एंटे को याद रखने की कोशिश करेंगे आप। जरूर से कमेंट सेक्शन में डालें अपने कमेंट्स को। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया पे एक भी शेयर आपको देते हैं ना, उससे चैनल की स्टैंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत हेल्प मिलती है मुझे चैनल को ग्रो करने में। ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, बस ये वीडियोस मैं बना देता हूँ और आंखें बंद करके डाल देता हूँ। प्रमोट करने का दूसरे चैनल्स की तरह ना मेरे पास रिसोर्सेज है ना टाइम है। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, चैनल के लिए। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।